Hello and welcome everyone to chemistry classes. So in this video I will be starting with vibrational spectroscopy. So this spectroscopy is basically studied in the infrared region of our electromagnetic spectrum. तो जब हम स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करेंगे तो इंफ्रारेड रीजन बेसिकली हमारा काम आता है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़ने में. बट हम नाम से देख सकते हैं कि वी आर टॉकिंग अबाउट सम वाइब्रेशनल. तो हमें वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी पर जंप करने से पहले ये समझना होगा कि वाइब्रेशन मोशन क्या होता है. सो व्हाट इज अ वाइब्रेशन मोशन? सपोज हमारे पास कोई बॉडी है, पार्टिकल है, और ये पार्टिकल अभी अपनी एक इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है और ये इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से एक्सटेंड करता है और कंप्रेस करता है. जब ये एक्सटेंड करेगा और कंप्रेस करेगा तो इसी मोशन को बेसिकली हम वाइब्रेशन मोशन बोलते हैं. तो जब हम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं तो हमें तो मेनली केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़नी है. तो जब हम मॉलिक्यूल्स की स्टडी करेंगे तो हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि हम पहले एक मॉडल डिजाइन कर लें, एक मॉडल देख लें, ताकि हम अपने मॉलिक्यूल को उस मॉडल से कंपेयर कर सकें और उसी अकॉर्डिंग अपनी स्टडी को प्रोसीड कर सकें. तो जब हम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करते हैं तो जो सबसे सुटेबल मॉडल है जो हमारे मॉलिक्यूल्स के साथ बैठता है और मैच करता है और हमें अच्छे रिजल्ट्स देता है, दैट इज बेसिकली हार्मोनिक ऑसिलेटर. तो पहले हमें इसको समझना होगा. तो किसी भी वाइब्रेशन मोशन को हम हार्मोनिक मोशन कब बोलते हैं? कोई भी हमारा वाइब्रेशन मोशन है उसे हम हार्मोनिक मोशन कब बोलेंगे? जब रीस्टोरिंग फोर्स, बेसिकली जब भी हमारा कोई मॉलिक्यूल अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से डेविएट किया तो एक रीस्टोरिंग फोर्स होती है जो उसे अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पर वापस लाती है. So that restoring force is basically equals to minus kx. This is the restoring force. This x is basically the displacement from the equilibrium position, and this k is basically known as force constant. This force constant is basically the stiffness. सपोज हम स्प्रिंग की बात कर रहे हैं तो दिस इज द स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग. व्हेन वी विल टॉक अबाउट आवर मॉलिक्यूल देन दिस विल टेल अस द स्टिफनेस ऑफ द बोन. तो जितनी ज्यादा हमारी k की वैल्यू हाई होगी उतनी ही ज्यादा हमारी स्टिफनेस होगी. ठीक है, तो दिस इज द रीस्टोरिंग फोर्स. नाउ दिस रीस्टोरिंग फोर्स इज कनेक्टेड टू द पोटेंशियल एनर्जी एज this V is the potential energy and minus dV will be equals to F dx will be equals to minus kx dx. अब जब आप इस एक्सप्रेशन का दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो you will get V is equals to half kx square. तो ये जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है दिस इज हाफ kx square. आप देख सकते हैं कि मैथमेटिकली दिस पोटेंशियल एनर्जी करेस्पॉन्ड्स टू अ पैराबोला मैथमेटिकली. इसीलिए इस पोटेंशियल एनर्जी को पैराबोलिक पोटेंशियल एनर्जी भी बोलते हैं ड्यू टू इट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन. इट इज नोन एज पैराबोलिक पोटेंशियल एनर्जी. तो अगर आप इस पैराबोलिक पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ देखेंगे तो वो कुछ ऐसा दिखेगा. ये रही आपकी पोटेंशियल एनर्जी. दिस इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड इट विल लुक समथिंग लाइक दिस. ओके, नाउ इफ वी राइट द स्क्रोडिंजर इक्वेशन फॉर दैट पार्टिकल, तो हमारी स्क्रोडिंजर इक्वेशन क्या आएगी? अगर हम अपना जो हमारा पार्टिकल था
उसकी स्क्रोडिंजर इक्वेशन लिखेंगे तो दैट विल लुक समथिंग लाइक दिस. दिस इज द बेसिकली the expression for the kinetic energy, this is the potential energy, and this is the total energy. So this is a very common differential equation that we come across while solving the Schrodinger equation. तो इसका जो solution है that is very well known. और जब हम इस Schrodinger wave equation को solve करेंगे तो हमें जो energy का expression मिलेगा after solving this, it will be like V plus half h nu, and this V is basically vibrational क्वांटम नंबर और इसकी जो परमिटेड वैल्यूज हैं. अब बेसिकली परमिटेड वैल्यूज की बात क्यों आई, क्योंकि हम ये देख ही रहे हैं कि जब भी हम वेव मैकेनिक्स में कोई भी स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन के थ्रू एनर्जी निकालेंगे तो इट विल हैव क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स. तो क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स की वजह से ये हमारा वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर आया है, एंड दिस वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर विल नॉट हैव ऑल द वैल्यूज, इट विल हैव सर्टेन वैल्यूज, एंड दिस विल बी 0 1 2 3 एंड सो ऑन. So it will have whole number values only, this vibrational quantum number. इसी की वजह से हमारी जो एनर्जी है that is quantized. और ये क्वांटाइजेशन मैंने आपको पहले भी बताया, क्वांटाइजेशन आने का मेन मीनिंग ये होता है कि वी हैव अप्लाइड सम बाउंड्री कंडीशंस. और इस वाले केस में हमारी बाउंड्री कंडीशंस क्या है कि जो हमारा ये ऑसिलेटर है, बेसिकली जो हमारी ये बॉडी थी इसे हम ऑसिलेटर बोल सकते हैं. तो जो ये हमारा ऑसिलेटर है, दिस ऑसिलेटर विल बी प्रेजेंट ओनली to a certain displacement. Suppose we are talking about the displacement कि हमने अपने इस बॉडी को इंफिनिटी तक एक्सटेंड कर दिया और इंफिनिटी तक कंप्रेस कर दिया. We are talking that our displacement is basically ranging from plus infinity to minus infinity. अगर हमारी ऐसी कंडीशन है, so we are saying that the possibility of finding our oscillator is basically zero. तो जो हमारा psi है that will be zero for what conditions of x, when these are ranging from plus infinity to minus infinity. So these are the boundary conditions that we have applied while solving this Schrodinger wave equation, and we have got the solution for the energy as V plus half h nu, where this V is vibrational quantum number, h is Planck's constant, and this nu is basically vibrational frequency. ये हमारी है वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, और जो हमारी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी न्यू है इसका जो एक्सप्रेशन है दैट इज व्हाट 1/2 पाई रूट k बाई m इफेक्टिव. आप देखिए जो हमारी स्क्रोडिंजर इक्वेशन थी इसमें हमारा एक टर्म था k, वो फोर्स कांस्टेंट था, और एक हमारा m इफेक्टिव था. तो दिस वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी इज 1/2 पाई एंड k डिवाइड बाय m इफेक्टिव टू द पावर हाफ. ये m इफेक्टिव बेसिकली कि अगर हमारी जो बॉडी है उसके अंदर दो एटम्स हैं तो उनका जो इफेक्टिव मास होगा वो हमें यहाँ पे कंसीडर करना है, ना कि टोटल मास. हमें सिस्टम का टोटल मास नहीं चाहिए, हमें सिस्टम का इफेक्टिव मास चाहिए. ये भी मैं बाद में एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करूंगा कि फिजिकली व्हाई इट इज गुड टू टेक इफेक्टिव मास, नॉट द टोटल मास. And we can see that this vibrational frequency is directly proportional to the force constant and inversely proportional to the effective mass. हम यहां से देख सकते हैं कि अगर मेरा फोर्स कांस्टेंट बढ़ेगा तो मेरा वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगा. अब हमारे पास जो एनर्जी का एक्सप्रेशन आया दैट कम्स आउट टू बी V प्लस हाफ h nu. तो बेसिकली अभी हमने ये समझा कि हमारा मॉलिक्यूल वाइब्रेशनल मोशन कर रहा है, और जो वाइब्रेशनल मोशन है जब वो हार्मोनिक मोशन में होता है तो उस समय क्या कंडीशन होती है.
हमने उसे हार्मोनिक मोशन माना, और हार्मोनिक मोशन के वक्त जो हमारी रिस्टोरिंग फोर्स है दैट शुड बी इक्वल्स टू माइनस के एक्स। फिर उसके साथ जो एसोसिएटेड पोटेंशियल एनर्जी है उसके बेसिस पर हमने अपनी स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन बनाई, और उसका जो सॉल्यूशन था उसमें जब हमने बाउंड्री कंडीशंस पुट करी तो हमें जो फाइनल एक्सप्रेशन एनर्जी का मिला वो हमारा ये है, जिसके पास हमारी क्वांटाइज्ड एनर्जी है बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर, जिसकी वैल्यूज 0 1 2 3 ऐसे होंगी। तो ये चीज थी जो हमें जरूरी थी वाइब्रेशनल मोशन को समझने के लिए। ये बेसिकली एक मॉडल है जिस मॉडल के थ्रू हम अपनी वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे। ये बेसिकली थोड़ा सा पार्ट था जिसमें हमें मॉडल को समझना जरूरी था। अब हम अपना थोड़ा मॉलिक्यूल के बारे में स्टडी करते हैं। जब हमने रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी तो उसी वक्त हमें आइडिया हो गया था कि व्हेन आवर मॉलिक्यूल इज रोटेटिंग तो देयर आर सम सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस, दे टेंड टू डिस्टॉर्ट द मॉलिक्यूल, और उसी की वजह से मॉलिक्यूल में हमारे पास वाइब्रेशन आता है, और उसी वाइब्रेशन को अब हम स्टडी करना चाहते हैं। तो सपोज हम कोई मॉलिक्यूल लेते हैं, सपोज HCl। ये हमने एक मॉलिक्यूल लिया, तो इसका जब ये बॉन्ड फॉर्म हुआ है तो पहली बात तो जनरली हमारा बॉन्ड फॉर्म ही क्यों हुआ है, तो अभी हम इतना तो डिटेल में इस बारे में नहीं पढ़ेंगे, हमें पर मोटा मोटी पता है कि बॉन्ड हमारा फॉर्म क्यों होता है। बॉन्ड फॉर्म होने का मतलब है बेसिकली स्टेबिलिटी, कि जो हमारा हाइड्रोजन एटम था और जो हमारा क्लोरीन का एटम था ये बेसिकली जब अलग अलग एग्जिस्ट कर रहे थे तो ये हाई एनर्जी में थे, और जब इन दोनों ने मिलकर बॉन्ड बनाया, बॉन्ड बनाने का मतलब क्या है बेसिकली सम इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक रीअरेंजमेंट। एक इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक रीअरेंजमेंट हुआ और जो एक फाइनली हमारे पास मॉलिक्यूल बना दैट इज नाउ मोर स्टेबल। तो यही हमारा मॉलिक्यूल बनने का मेन मकसद है। तो इस इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट के वक्त होता क्या है, अब आप देखो कि कोई हाइड्रोजन एटम है, इसके पास भी न्यूक्लियस है, Cl के पास भी न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो बेसिकली क्या हो रहा है, देयर इज बैलेंसिंग आउट ऑफ फोर्सेस। यहाँ पे हमारे पास कुछ फोर्सेस ऐसी हैं जो रिपल्सिव हैं और कुछ फोर्सेस ऐसी हैं जो नेचर में अट्रैक्टिव हैं। जैसे कि अगर हम देखें जो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है वो Cl के न्यूक्लियस को रिपेल करेगा, तो ये हमारी एक रिपल्सिव फोर्सेस है। जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को रिपेल करेगा, ये भी हमारी रिपल्सिव फोर्सेस हैं। अब आप अट्रैक्टिव फोर्सेस देखो, अट्रैक्टिव फोर्सेस जो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है हाइड्रोजन का वो इसके न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्टिव फोर्सेस एक्सपीरियंस करेगा, और जो हमारा इसका न्यूक्लियस है हाइड्रोजन का वो Cl के इलेक्ट्रॉन क्लाउड के साथ अट्रैक्टिव फोर्सेस एक्सपीरियंस करेगा। तो यहाँ पे दो तरीके की रिपल्सिव फोर्सेस हैं, दो तरीके की अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, और यही आपस में ऐसे बैलेंस आउट करती हैं कि हमारा एक मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाता है, और इन दोनों एटम्स के बीच में एक इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस रहती है। इस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस पे हमारा जो मॉलिक्यूल है दैट इज पोजेसिंग मिनिमम एनर्जी। ठीक है, अब हम यही बात कर रहे हैं कि ये मॉलिक्यूल हमारा कर रहा है वाइब्रेट। तो अगर हमारा ये मॉलिक्यूल एक मिनिमम एनर्जी की सिचुएशन में था और अब ये वाइब्रेट कर रहा है, तो इसका वाइब्रेट करने का मतलब क्या होगा कि जो एक इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस थी वो चेंज होगी। सपोज ये यहां था, ये ऐसे हो जाएगा एक्सटेंशन के वक्त, और जब ये कंप्रेस होगा तो ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम हो जाएगी। तो ये तो हमारी मिनिमम एनर्जी की पोजीशन थी, अब इससे ये एक्सटेंड करेगा तो भी ये हाई एनर्जी की तरफ जाएगा, और इससे ये कंप्रेस करेगा तो भी ये हाई एनर्जी की तरफ जाएगा। इसे हम थोड़ा ग्राफ की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। मतलब बेसिकली अभी हमने अपना एक मॉडल स्टडी कर लिया है कि वाइब्रेशनल मोशन कैसा होता है। अब हम उसे अपना मॉलिक्यूल पे अप्लाई करना चाहते हैं। उसके लिए अभी हमने एग्जांपल ले लिया है डायटोमिक मॉलिक्यूल का जो कि HCl है। अभी हम यहाँ पे देखें तो ये हमारी सपोज हो गई मॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी।
ठीक है, और ये हमारी होगी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। तो अब हमारी मॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ये मैंने बना दिया पैराबोला, क्योंकि हमने देखा था कि पैराबोलिक पोटेंशियल एनर्जी है हमारे मॉलिक्यूल की। तो अब आप ये देखिए, ये है हमारी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जहां मिनिमम है, वही केस हमने डिस्कस किया कि वो हमारी मॉलिक्यूल की मिनिमम एनर्जी है जहां पे मॉलिक्यूल बन के एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है जो मेरे से बीआरसी के इंटरव्यू में पूछा भी था कि सपोज ये आपका मॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का ग्राफ है, तो इसमें आपका मॉलिक्यूल कहाँ है, मतलब आप एटम्स बनाने हैं तो कहाँ पे बनाओगे। तो देखो सिंपल बात है, जो आपका एटम है, सपोज डायटोमिक मॉलिक्यूल है, तो एक एटम आपका सपोज ए यहाँ पे हो गया, तो बी एटम कहाँ पे होगा, बी एटम ऑब्वियसली देखो यहाँ पे होगा। जब तो हम इसे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बोलते हैं, क्योंकि ये दो एटम्स के बीच की डिस्टेंस है। सपोज हमारा ए बी मतलब HCl है, तो आप ये H हो गया और ये आपका Cl हो गया, तो आपके एटम्स यहाँ पे लाई करेंगे, दिस इज योर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। अब हमने क्या बोला था कि अगर हम अपने मॉलिक्यूल को कंप्रेस करेंगे, कंप्रेस, अब आप इसमें ये मान के चलो कि सपोज आपका एक एटम ये स्टेशनरी है, दिस A इज स्टेशनरी, तो आपका B अगर इस कर्व पे मूव कर रहा है, सपोज यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, तो अब आपका ये तो स्टेशनरी था, तो अब आप ये रिलेटिव डिस्टेंस देखो, जो आपकी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वो कम हो गई। कम होने का मतलब है कि वो कंप्रेस कर रहा है, पर देखो जब वो कंप्रेस कर रहा है तो उसकी एनर्जी इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका मॉलिक्यूल एक मिनिमम एनर्जी स्टेट में था, बट नाउ यू आर ट्राइंग टू पुश द टू एटम्स टुगेदर, मतलब आप उन्हें और ज्यादा पास लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट कर रही हैं, तो रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट करने की वजह से आपके मॉलिक्यूल की, आपके सिस्टम की ओवरऑल एनर्जी बढ़ रही है। अब आप दूसरी तरफ देखो, ए आपका अभी भी स्टेशनरी है, अब अगर आप ये देखोगे तो आपकी जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वो बढ़ रही है। ये आपकी मिनिमम एनर्जी वाली थी, पर अब यहाँ से यहाँ ये आपकी धीरे धीरे बढ़ रही है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, अब आपकी एट्रैक्टिव फोर्सेस रेजिस्ट कर रही है, मतलब आपकी एट्रैक्टिव फोर्सेस बोल रही हैं कि भाई मुझे इस वाली पोजीशन से दूर नहीं जाना, यही वो पोजीशन है जिस पे हम सबसे ज्यादा स्टेबल है और मिनिमम एनर्जी प्रोसेस करते हैं। तो जैसे जैसे आप दूर जा रहे हो तो भी आपके सिस्टम की एनर्जी बढ़ रही है। तो एक चीज तो हमें ये पता होना चाहिए जब हम वाइब्रेशनल मोशन पढ़ रहे हैं। अब दूसरी चीज क्या आई, अब बात वही थी कि जो वाइब्रेशन हो रहा है, तो वाइब्रेशन मतलब वही एक हार्मोनिक मोशन के लिए उसकी एक रीस्टोरिंग फोर्स है, वो हमने देखी थी। तो रीस्टोरिंग फोर्स इज बेसिकली -k, और हमारी डिस्प्लेसमेंट की इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट क्या हुई, तो दिस डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली नथिंग बट r minus r इक्विलिब्रियम। सपोज दिस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इज r, तो ये जो आपकी मिनिमम एनर्जी की जो पोजीशन थी इसे हम बोलते हैं r इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। तो दिस x इज नथिंग बट r minus r इक्विलिब्रियम, मतलब डेविएशन फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो दिस कैन बी रिटन एज r minus r इक्विलिब्रियम। और अभी हमने देखा था कि जब हम इस रीस्टोरिंग फोर्स के साथ एसोसिएटेड पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं तो उसका हमारे पास क्या एक्सप्रेशन आया था, ½ kx²। तो हम इसे यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इस केस के लिए v is equals to ½ k r minus r इक्विलिब्रियम स्क्वायर। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि जब ये r इक्विलिब्रियम के इक्वल होगा उसी मोमेंट पे हमारी ये v 0 होगी। 0 बेसिकली मतलब है द पोजीशन ऑफ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ये जो कर्व है ये यहाँ पे जब ये r इक्विलिब्रियम पे होगा तो ये v हमारा 0 बन जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या किया था, वही स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन बनाई थी, और स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन का जो हमारा सॉल्यूशन था उससे हमें v प्लस h मिला था। अभी हमारा जो आगे का डिस्कशन होगा वो इसी के बेसिस पे होगा जब हम स्पेक्ट्रोस्कोपी एक्चुअली डिस्कस करेंगे, बट वहां पहुंचने से पहले हमें एक दो चीजें और देखनी है।
एक तो मैंने आपको बोला था एम इफेक्टिव के बारे में कि एम इफेक्टिव का बताऊंगा कि एम इफेक्टिव ही क्यों जरूरी है, टोटल मास क्यों नहीं लिया है, रिड्यूस्ड मास क्यों लिया है। और एक हमें क्या समझना है, इसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल वेल। ये हमारा पोटेंशियल वेल है और यही बेसिकली हमने बाउंड्री कंडीशन लगाई है कि जो हमारा पार्टिकल है वो बेसिकली इसी वेल में कन्फाइंड रहेगा, इससे बाहर नहीं मिलेगा, तभी हमारा ये वाला एनर्जी का एक्सप्रेशन हमें मिलता है। ठीक है, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी पे थोड़ा सा और समय लगेगा अभी हमें पहुंचने में। एक दो चीजें हम पहले और क्लियर कर लेते हैं। देखिए, एक तो हमें अभी हमारे पास एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया है, उसमें हमने देखा था कि जो हमारी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है दैट इज इक्वल्स टू 1/2 पाई k बाई m इफेक्टिव। तो देखिए यहाँ पे मैंने बोला था कि जो हम मास यूज कर रहे हैं दैट इज द इफेक्टिव मास और रिड्यूस्ड मास एंड नॉट द टोटल मास ऑफ द मॉलिक्यूल। तो इसे अब हम कैसे समझेंगे फिजिकली, आप देखिए। फिजिकली समझने के लिए सपोज हमारे पास एक बॉडी है, सपोज आप HI मॉलिक्यूल को कंसिडर कीजिए। HI मॉलिक्यूल की हम बात इसलिए कर रहे हैं बिकॉज इस मॉलिक्यूल में एक एटम बहुत ही बड़ा है, बहुत ही ज्यादा मैसिव है। मैसिव होने का मतलब कि उसे आप ऐसे दीवार की तरह मान सकते हैं, और इस दीवार से बेसिकली ऑसिलेट कर रहा है एक छोटा सा बहुत ही लाइट मास का एटम, हाइड्रोजन। तो जब भी आपका डायटोमिक मॉलिक्यूल ऐसा है जिसमें आपका एक एटम बहुत ज्यादा मैसिव है, तो उस समय जो आपका m इफेक्टिव आएगा दैट विल नियरली बी इक्वल्स टू मास ऑफ द लाइटर एटम, इन दिस केस इट इज हाइड्रोजन। अब आप देखिए, ये फिजिकली समझना भी इजी है। जब आपका एक एटम इतना ज्यादा मैसिव है तो आप उसे मान सकते हैं कि वो दीवार है। तो दीवार होने का मतलब क्या हुआ कि जो आपका एटम वाइब्रेट कर रहा है, मतलब जो अपनी मीन पोजीशन से ऑसिलेट कर रहा है, दैट इज ओनली हाइड्रोजन एटम। दिस will seems to be stationary and this will seem to be moving from the mean equilibrium position। तो इसीलिए we cannot consider the total mass of the system, इसीलिए we are using the effective mass or the reduced mass। और फिजिकली भी ये चीज समझना इजी है कि हमें reduced mass की जरूरत क्यों है। एक चीज तो हमें ये समझनी थी। अब आप एक चीज ये भी समझिए, जो हमारी वाइब्रेशनल एनर्जी थी उसमें हमने बोला कि हमारा वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर विल हैव सर्टेन वैल्यू 0 1 2 3। तो अब अगर आप देखें तो जो इसकी लीस्ट एनर्जी है, मतलब जो वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर की जो लीस्ट वैल्यू है दैट इज 0 व्हिच इज अलाउड, तो उस अकॉर्डिंग जो हमारी वाइब्रेशनल एनर्जी आएगी मिनिमम, वो क्या आएगी, हाफ hν। अब आप देखिए, जो हमारा रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी था उसमें जो हमारी मिनिमम रोटेशनल एनर्जी आई थी EJ, that was 0, but here in the case of minimum vibrational energy we are getting a value half hν। इसका मतलब जो हमारी 0 पॉइंट एनर्जी है that is not 0, it is having some value which is half hν। तो इसको अब हम कैसे समझें? अगर हम इसको मैथमेटिकली समझना चाहें तो इजी है। कैसे इजी है? अगर हमारी वाइब्रेशनल एनर्जी को 0 होना है तो उसके लिए वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर को होना होगा -12। अगर वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर -12 होगा उसी समय हमारा वाइब्रेशनल एनर्जी 0 आ सकता है। तो वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर तो हाफ होना पॉसिबल है नहीं, क्योंकि अगर वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर हाफ होगा तो इसका मतलब क्या होगा, जो हमारा वेव फंक्शन है दैट इज इल बिहेव्ड, मतलब इट इज नॉट अ एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन। तो जो एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग तो हमारी वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर की वैल्यूज यही होनी चाहिए। तो ये चीज तो हम मैथमेटिकली समझ सकते हैं कि इट इज नॉट फिजिबल टू हैव 0 वाइब्रेशनल एनर्जी। अब अगर हम इसको फिजिकली समझना चाहें तो कैसे समझेंगे? आप देखिए, जो हमारा पूरा डिस्कशन है, जो हमने अपना पूरा एक्सप्रेशन निकाला है वो इसी बात पे निकाला है कि जो हमारा
ओसिलेशन हो रहा है उसका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज वेरी लेस, मतलब ऐसा नहीं है कि हमारा पार्टिकल बिल्कुल इंफिनिटी से इंफिनिटी तक ऑसिलेट कर रहा है, इट इज कन्फाइंड इन अ वेल। तो अगर हमारा पार्टिकल कन्फाइंड है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ इट इज नॉट, उसकी जो पोजीशन है दैट इज नॉट कंप्लीटली अनसर्टेन, मतलब देयर इज सम सर्टेनिटी टू द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। और अगर उसकी पोजीशन कंप्लीटली अनसर्टेन नहीं है तो उसका जो मोमेंटम है, इसका मतलब मोमेंटम का मतलब जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है दैट कैन नॉट बी जीरो, क्योंकि हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग पोजीशन एंड मोमेंटम वी कैन नॉट फाइंड साइमल्टेनियसली एक्यूरेटली। अगर हम एक्यूरेटली फाइंड करना चाहते हैं दोनों को एक साथ तो इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल। तो ये प्रिंसिपल हमारा वैलिडेट होना चाहिए, और ये हमारा वैलिडेट तभी होगा जब इसकी जीरो पॉइंट एनर्जी की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, इसीलिए इसको जीरो पॉइंट एनर्जी बोलते हैं। मतलब जो इसका मिनिमम एनर्जी का लेवल है दैट इज नॉट हैविंग द एनर्जी जीरो, इसकी कुछ एनर्जी है जो कि होनी चाहिए थी, तभी हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वैलिड होगा, जो कि इस केस में हो रहा है। तो फिजिकली अगर हमें इस बात को समझना है तो हम ऐसे समझ सकते हैं। मैथमेटिकली यही था कि जो हमारी वाइब्रेशन क्वांटम नंबर है वो उसकी वैल्यू -12 नहीं हो सकती। तो आप देखिए अभी हमारा डिस्कशन फाइनली कैसे लीड हुआ है। हमने वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़नी है। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हम मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे, उनकी स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडी करेंगे, पर उससे पहले हमें जरूरी था कि हम वाइब्रेशनल मोशन को समझें। तो वाइब्रेशन मोशन का जो मॉडल हम यहाँ पे स्टडी करते हैं दैट इज हार्मोनिक ऑसिलेटर। हार्मोनिक ऑसिलेटर वही है कि जो हमारी रिस्टोरिंग फोर्स है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। उसी के बेसिस पे हमने एक पोटेंशियल एनर्जी स्टडी करी एंड वी गॉट द पोटेंशियल एनर्जी कर्व, जिसे बेसिकली हम मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस करते हैं। उसी की मदद से हमने स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखी और उसका जो सॉल्यूशन आया उससे हमें वाइब्रेशनल एनर्जी मिली व्हिच वाज क्वांटाइज्ड ड्यू टू द बाउंड्री कंडीशंस। और उसके बाद अब हम यही सब समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो उस एनर्जी के एक्सप्रेशंस में हमें वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी मिली दैट वाज डिपेंडिंग अपॉन द फोर्स कांस्टेंट एंड द इफेक्टिव मास। अब जो इफेक्टिव मास था वो क्यों हमने लिया, हमने टोटल मास ऑफ द सिस्टम क्यों नहीं लिया, हमने वो भी समझ लिया। और हमने ये भी देखा कि जो उसका जीरोथ लेवल है, जो उसकी मिनिमम एनर्जी है दैट इज नॉट जीरो, इट इज हैविंग सम एनर्जी जिसे हम जीरो पॉइंट एनर्जी बोलते हैं, EZPE, जीरो पॉइंट एनर्जी। और उस जीरो पॉइंट एनर्जी की वैल्यू होना वैलिड भी है। उसे वैलिड के लिए हमने मैथमेटिकली भी देखा और फिजिकली भी समझा। अब जो इसमें एक चीज स्पेक्ट्रोस्कोपी पे जंप करने से पहले रह जाती है वो है जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी का हमें कर्व मिला है। जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी का कर्व है इसका हमें स्टडी करना है विद रेस्पेक्ट टू K, द फोर्स कांस्टेंट। ये हमारा हो गया पोटेंशियल एनर्जी, ये हमारा हो गया इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। अब बात ये है कि K के साथ इसका क्या रिलेशन है। K के साथ इसका रिलेशन स्टडी करने के लिए जो हमारा कर्व था दैट वाज हाफ kx²। सो we have to write this potential energy using Taylor series. हमें क्या स्टडी करना है एक्चुअली में, वी वांट टू स्टडी कि इस कर्व का जो नेचर है, इस पोटेंशियल एनर्जी कर्व का जो नेचर है वो K की वैल्यू के साथ कैसे वेरी करेगा। तो उसको समझने के लिए हमें इस कर्व को बेसिकली K से रिलेट करना है। उसी के लिए ये थोड़ी मैथमेटिक्स कर रहा हूं। जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारे पास है हाफ kx², बट टेलर सीरीज बेसिकली क्या होता है कि टेलर सीरीज
क्या करती है कि किसी भी एक पर्टिकुलर वैल्यू को उसके डिफरेंट ऑर्डर्स में लिखती है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, ऐसे रिप्रेजेंट करती है। तो मैं वही लिख रहा हूं, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक लिख रहा हूं, 1/2 d2v by dx square at x equals 0 x square। ऐसे बेसिकली हम इसकी टेलर सीरीज लिखते हैं और इसे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स तक भी लिख सकते हैं। तो हम क्या मान के चलते हैं कि जो हमारी ये टर्म है दैट इज 0, और अगर हम इसके फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की बात करें विच इज नथिंग बट द स्लोप, तो जो हमारा स्लोप है वो dv by dx रिप्रेजेंट करता है, और मिनिमम के ऊपर, इस मिनिमम के ऊपर हम इस स्लोप की बात करें तो दैट विल लीड टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा vx है दैट इज नियरली इक्वल्स टू 1/2 d2v by dx square x square। ये हमारी इसकी एक रफ वैल्यू बन जाती है। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि ये टेलर सीरीज बेसिकली जो मैंने यहाँ पे लिखी है ये सिर्फ इस पोर्शन के लिए लिखी है, जो हमारा मिनिमम के पास का पोर्शन है। क्यों? क्योंकि ये हमने पूरा अप्रोक्सीमेट किया है कि जो हमारा मॉलिक्यूल का वाइब्रेशन है दैट इज हार्मोनिक मोशन। अभी हम आगे जाके देखेंगे जो एक्चुअल हमारा मॉलिक्यूल होता है दैट डज नॉट फॉलो हार्मोनिक, बट बात यह है कि जितना हम स्टडी करते हैं हार्मोनिक के हिसाब से तो हमें काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, पर एक्चुअली अवर मॉलिक्यूल इज एनहार्मोनिक। तो इसीलिए जब हम कर्व के नीचे वाले हिस्से के पास रहते हैं उस समय हमारा जो मॉलिक्यूल है वो हार्मोनिक मोशन को फॉलो करता है। तो इसीलिए हम इसी पर्टिकुलर रेंज की अभी बात कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि ये अभी सिर्फ हम k की स्टडी के लिए कर रहे हैं। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो वी कैन सी दैट k is equals to d2v by dx square। अब जो ये हमारा फोर्स कांस्टेंट आप देख सकते हैं दिस कम्स इक्वल्स टू d2v by dx square, और हमें पता है कि कोई भी सेकंड डेरिवेटिव रिप्रेजेंट द कर्वेचर, और यहाँ पे ये v का कर्वेचर दिखा रहा है तो कर्वेचर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो हम ये बात बोल सकते हैं कि जो हमारा k है दैट रिप्रेजेंट्स द कर्वेचर ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी कर्व। अब आप देखिए जो हमारा ये कर्व है, इस कर्व का कर्वेचर जितना शार्प होगा उतनी ही ज्यादा हमारी k की वैल्यू बढ़ेगी। सपोज हमारा कर्व ऐसे है, तो आप देखेंगे कि ये वाला जो कर्व है अंदर वाला, इसका कर्वेचर ज्यादा है, इट इज मोर नियर टू द इक्विलिब्रियम पोजीशन, जिसकी वजह से अंदर वाले कर्व का जो k होगा दैट विल बी लार्ज, और जो ये बाहर वाला कर्व है दैट विल बी, इसका k जो होगा वो होगा स्मॉल। तो हम ये बोल सकते हैं किसी भी पोटेंशियल एनर्जी कर्व को देख के कि अगर पोटेंशियल एनर्जी कर्व अगर हमारा स्टीप है, स्टीप का मतलब होगा कि k की वैल्यू ज्यादा होगी, और जितना ज्यादा वो वाइड और शैलो होता जाएगा उतना ज्यादा हमारा फोर्स कांस्टेंट विल बी स्मॉल। तो ये बेसिकली हमारी रिलेशन थी पोटेंशियल एनर्जी कर्व की शेप के बीच में और फोर्स कांस्टेंट के बीच में। अभी मेनली मैथमेटिकली और फिजिकली जो जो चीजें हमें वाइब्रेशन मोशन के बारे में पता होनी चाहिए, और जो हमारे पास एनर्जी का एक्सप्रेशन होना चाहिए वाइब्रेशनल लेवल्स का, वो हमारे पास आ गया है। अब बेसिकली जब हम स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे तो हमें क्या चाहिएगा, स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते वक्त एक तो हमें एनर्जी लेवल्स की एनर्जी चाहिए, उसका एनर्जी का एक्सप्रेशन हमने निकाल लिया है। फिर अब हमें ये पता होना चाहिए कि जब हम उसे एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर रखेंगे अपने मॉलिक्यूल को, तो वो एब्जॉर्ब करेगा, इमिट करेगा। तो एब्जॉर्ब और इमिट वो करेगा तो किस सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग करेगा, मतलब जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं वो किस लेवल से किस लेवल तक जंप कर पाएंगे। तो ये सब चीजें डिपेंड करती हैं सिलेक्शन रूल्स पे। अब वही सिलेक्शन रूल्स जैसे हमने रोटेशनल लेवल्स के लिए पढ़े थे कि डायपोल मूवमेंट कैसा होना चाहिए और डेल्टा जे मतलब चेंज इन द रोटेशनल लेवल्स कैसा होना चाहिए, वो सब जब चीजें हम अपने वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की तरफ बढ़ने के लिए पढ़ेंगे तो दैट आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। अभी मेरा मेन मोटिव बस यही था कि हम ये समझ पाएं कि वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़ने के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए, तो वही सब चीजें अभी मैंने डिस्कस की। सो इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग about the selection rules and how and what type of spectra is observed
in studying the vibration spectroscopy of molecules. So thank you so much for watching this video.